उसे खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अरे आप लोगों ने तो घोषणा की थी रबी फसल को खरीदने की समर्थन मूल्य में। आदरणीय अध्यक्ष क्यों महोदय नहीं खरीदे आप तक? मैंने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल की बात नहीं कर रही, मैं वर्तमान की बात कर रही हूं। आपकी सरकार ने घोषणा की थी कि नहीं की थी? आपकी सरकार ने घोषणा की थी कम वाला को खरीदा जा रहा है। आज के अध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी हर एक प्रश्नकर्ता को उलझाते हैं। अभी की बात हो रही है, पिछले 5 सालों की बात नहीं हो रही है। पूर्ववर्ती सरकार की बात नहीं कर रही हूं। सम्मान करते हुए मैं सिर्फ याद दिलाने कहा कि रबी फसल पूरा खरीदने की घोषणा वो मुझे याद दिला देना ना, नेता प्रतिपक्ष मैं हूँ, उन बेचारों को परेशान करते हो। बेचारी है आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बेचारी है वो। जो आज के हमारे अगर संजारी बालोद विधानसभा की बात करूं तो वाटर लेवल कम हो रहा है अध्यक्ष महोदय जी, और वाटर लेवल कम होने के कारण लोग जो किसान लोग हैं वो चना ज़्यादा बुआई करने पे शुरुआत कर चुके हैं अध्यक्ष महोदय जी। अगर रकबा की बात करूं तो पहले से डबल और ट्रिपल होने जा रहा है रकबा, और ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय जी कि लोग वाटर लेवल डाउन होने के कारण लोग चना की ओर ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, चना बुआई कर रहे हैं और रकबा बढ़ चुका है अध्यक्ष महोदय जी। तो जब कम हेक्टेयर वाले को खरीदा जा रहा है तो चना को भी समर्थन मूल्य में खरीदे जाने का आपके इसमें उत्तर में आया अध्यक्ष महोदय की चना का समर्थन मूल्य 5440 रुपया है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी कि उनके चना के खरीदने के कोई केंद्र व्यवस्था किया गया है, खरीदी केंद्र खोला गया है, उसकी मुझे जानकारी चाहिए। जब बाजार में कीमत ज्यादा हो जाता है और ज्यादा कीमत में बिकने लगता है तो समर्थन मूल्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आदरणीय अध्यक्ष बिजमोहन जी ने वही जवाब दिया कि इस कीमत से ज्यादा यदि बिकने लगा है मंडी में बिल्कुल चना नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा कीमत में बिक रहा है। आपका जवाब बिजमोहन जी ने बहुत साफ दिया। और आगे कोई प्रश्न है तो करिए। मैंने सिर्फ दलहन तिलहन की धान खरीदी केंद्र का जानकारी चाहा है, बस वो ले लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 जिलों में धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और उनके माध्यम से अगर कोई आता है, पहली बात कोई आता नहीं है, अगर कोई आता है तो उसको खरीदने के लिए हम तैयार हैं। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं बस इतना चाह रही हूं कि आज के डेट में सभी जगह दलहन तिलहन का रकबा बढ़ चुका है, तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो आप 20 जगह बता रहे हैं उसको सभी जिला में खोला जाए या ब्लॉक स्तरीय में दलहन तिलहन खरीदी केंद्र खोला जाए। ये निवेदन कर रही हूं सरकार से। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसान बेचने के लिए आते हैं और कोई आवश्यकता होगी तो हमको नए खरीदी केंद्र खोलने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदिम जाति विकास मंत्री जी से जानना चाहूंगा। 1 मिनट भैया। सरगुजा संभाग के 1 मिनट इसी में अध्यक्ष नहीं, इसमें नहीं पूछ रहा हूँ मैं। ये माननीय वरिष्ठ हमारे चंद्राकर जी ने विधायक महोदय के लिए बेचारी और मेरे लिए बेचारा शब्द का उपयोग किया है। मैं शायद इसे असंसदीय नहीं मान रहा हूँ। आपने कहा ये बेचारों को मत उलझाओ करके, तो मैंने कहा बेचारा नहीं है, बेचारी है। हाँ, तो बेचारा बेचारी सब किसी ने भी बोला है, किसी ने भी बोला है विलोपित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आदिम जाति विकास मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरगुजा संभाग में माझी समाज के जाति प्रमाण पत्र में मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनकी जाति नहीं बन पा रही है, तो क्या इसमें किसी प्रकार का गाइडलाइंस जारी किया गया है या इसको किसी विभाग में भेजा गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय को इस संबंध में पत्र भेजने की कार्रवाई हम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये कार्रवाई जल्द करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस समाज के बारे में मैं उल्लेख कर रहा हूँ इनकी परिस्थिति अति दयनीय है और इसका फ़ायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व लोग, जैसे उनकी सामाजिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण से वो ज़मीन अपना विक्रय करते हैं, तो उनकी साक्षरता उस हिसाब से नहीं होने के कारण से यदि 1 एकड़ ज़मीन वो बेच रहा है तो उसके आगे शून्य लगाकर उसकी पूरी की पूरी ज़मीन हथियाने का काम, उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने का काम तक किया जा रहा है और ये निरंतर इस जाति प्रमाण पत्र के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए अति गंभीर विषय है, इसको जल्दी से इस त्रुटि को
सुधारने के लिए प्रक्रिया किया जाए। और एक सवाल जो कि मैं जनसंपर्क के दौरान एक 10 साल के बच्चे ने हमसे किया था, मैं उस सवाल को सदन के सामने रखना चाहूँगा और चाहूँगा कि मंत्री जी भी इस सवाल पर गौर करें। मैंने उस बच्चे को पूछा कि स्कूल जथस कि नहीं, तो उसका जवाब ये था अध्यक्ष महोदय कि हमार तो जाति प्रमाण पत्र बने नहीं, तो मैं स्कूल जाके क्या करूँ। तो ये 10 साल के बच्चा जो कि एक समाज का एक नई पीढ़ी है, उसमें यदि ऐसी भावनाएं फैल रही है सिर्फ एक जाति प्रमाण पत्र कार्ड, जबकि जो सौता और सौता दोनों एक ही जाति के लोग हैं, सामाजिक परिस्थिति दोनों की खराब है, तो इसको जल्दी से सुधारा जाना चाहिए। और इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा वो 10 साल के बच्चे का मंत्री जी जवाब देंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र की सरकार ने आपके समय के प्रस्ताव के ऊपर में 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया और केंद्र की सरकार इस मामले में संवेदनशील है और हमारी विष्णुदेव साई जी की सरकार, उनके नेतृत्व में चलने वाली, ये भी संवेदनशील है। हमने सरकार में आते ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही इस संबंध में पूरा प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। और स्वाभाविक है, माननीय जो विधायक जी का दर्द है वो स्वाभाविक है कि एक मात्रात्मक गलती के कारण, क्योंकि अंग्रेजी में माझी है और हिंदी में मांझी है, और उसके कारण उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसको सुधारा जाए। ठीक है। श्री प्रमोद, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप बोलिए। सर, छत्तीसगढ़ में ऐसी कई जातियां हैं माननीय मंत्री जी, जी कई जातियां हैं जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण उनको न एसटी का न एससी का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सभी जातियों के त्रुटियों को सुधार के लिए आपकी ओर से पहल किया जाए, एक प्रस्ताव भेजा जाए केंद्र सरकार को, ये मेरा आपसे निवेदन है। निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष जी की जो चिंता है वो हम सब की भी चिंता है, और आप क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तब प्रतिपक्ष जी को तो लिंग परिवर्तन में आपत्ति, विलोपित करवा दी है। बेचारा को बेचारी करवाया, सिर्फ लिंग परिवर्तन हुआ उसमें आपत्ति ले दी। प्रमोद मीन जी, ठीक हो गया जवाब। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जो नेता प्रतिपक्ष की चिंता हम सबकी चिंता है, और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द मात्रात्मक त्रुटि के कारण जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनको भी लाभ मिले, और इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है और इस काम को हम करेंगे। कोई सूची हो तो आप भिजवा दें। मैं बिल्कुल भिजवा दूंगा सर। बस ठीक। इसी सदन ने मेरी जाति को आदिवासी में सम्मिलित करने के लिए भेजा है, उसको भी देख लीजिएगा। प्रमोद मीन जी। इंद्र साव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने भाटापारा विधानसभा के कॉलोनी के संबंध में मेरा प्रश्न था, जिसमें रेरा के अंतर्गत मात्र 3 कॉलोनी पंजीकृत बताई गई है और बाकी जो जानकारी है वो निरंक बताई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि रेरा का गठन नवंबर 2017 में हुआ था, तब से लेकर अब तक बलौदा बाजार भाटापारा जिला अंतर्गत भाटापारा विधानसभा में कितने कॉलोनियों का रेरा में पंजीयन हुआ और कॉलोनियों के नाम, स्थान कृपया बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में वर्ष 2021 से 2023 तक के निजी कॉलोनियों को पंजीकरण के संदर्भ में उन्होंने पूछा है, और 21, 22 और 23 का जवाब हम लोगों ने दिया है। और इनको पिछले समय की अगर जानकारी चाहिए तो अलग से हम उसको आपको उपलब्ध करा देंगे सूची। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में इसका संशोधन भी नहीं आया है और जानकारी नवंबर 2017 से मांगी गई है इसमें, और भाटापारा विधानसभा में अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी का निर्माण बहुत भारी पैमाने पर चल रहा है, और इसमें यह किसानों का भी मुद्दा है इसमें कि बहुत से कॉलोनाइजर अवैध प्लाटिंग करके बाउंड्री वाल खड़ा कर दे रहे हैं और किसानों के लिए रास्ता नहीं मिलने से वो औने पौने दाम पर अपनी भूमि को बेच रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर
मैं चाहता हूं कि ऐसे कॉलोनाइजर और बिल्डर पर कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 21 प्रश्न में ही 2021 से 23 तक का मंगे हैं, उसकी जानकारी दिया गया है। और इस बीच में अभी तक किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी निर्माण के संदर्भ में कोई विभाग को अभी तक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि सदस्य को विशेष रूप से ऐसी कोई शिकायत है तो आप अलग से उसको बता देंगे, उसको दिखवा लिया जाएगा। चलिए, संपत अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो प्रश्न वित्त मंत्री जी से था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर आया है, उसी से संबंधित मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि वर्ष 2021-22 व 22-23 और 23-24 के दौरान कुल कर्ज जो लिया गया था वह राज्य की जीडीपी का कितने प्रतिशत था? अब देंगे जो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जनवरी 2021 से 23 तक जो जानकारी मांगी थी उसका जानकारी लिखित में दे दिए गए हैं। और टोटल जो ऋण है उसमें जीडीपी का प्रतिशत अलग से इनको उपलब्ध करा देंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसी भी वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा अपने जीडीपी का कितने प्रतिशत भाग के बराबर कर्ज लिया जा सकता है? क्या अधिकतम कर्ज लिए जाने की कोई तय सीमा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋण की सीमा जीडीपी से कंपेयर करके पूछ रहे हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्ज लेने की किसी भी राज्य की सीमा एफआरबीएम एक्ट के तहत 3% से कम होना चाहिए। चलिए, बस जवाब ठीक है, आ गया। अब पूछिए। अध्यक्ष, एक लास्ट छोटा सा। अध्यक्ष महोदय, कर्ज के रूप में प्राप्त राशियों को जिन मदों में व्यय के लिए आवंटित किया गया था, क्या उस समस्त आवंटित राशि को उस विभाग द्वारा पूर्ण व्यय कर लिया गया है? क्या कोई ऐसे भी प्रकरण है जिसमें आवंटित राशि समय में खर्च न हो पाई हो? अगर ऐसा है तो क्यों? ये कौन से वर्ष का पूछ रहे हैं आप? कब से कब तक का? अभी करंट कर दीजिए। अभी करंट तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना कर्ज लिया गया था कि वो अलग अलग मद से खर्च हो गया क्या? जी, ये इनका प्रश्न है। ये माननीय थोड़ा डिटेल प्रश्न है, काफी व्यापक प्रश्न है, इसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, इसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। वैसे जो खर्च नहीं होता वो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। धन्यवाद अध्यक्ष। चलिए, बहुत अच्छा। विद्यावती सितार। नहीं आई। चैतराम अटामी जी। मेरा प्रश्न आदिम जाति विकास मंत्री से है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021 से दिनांक तक कलेक्टर आदिवासी विकास सहायक आयुक्त जिला दंतेवाड़ा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा तथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना दंतेवाड़ा द्वारा किस किस मद से क्या क्या कार्यों हेतु कितनी कितनी राशि व्यय की गई है, वर्षवार मदवार कार्यवार जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रश्नांक का के कार्यालयों को डीएमएफ टी मद से भी व्यय हेतु राशि प्राप्त हुई है? यदि तो प्राप्त राशि को किस किस प्रयोजन हेतु कितना कितना कब कब क्या व्यय किया गया है, वर्षवार कार्यवार जानकारी उपलब्ध करावे।
ठीक है, प्रश्न कर लिए, जवाब सुनिए। अध्यक्ष महोदय, नहीं, प्रश्न बाद में फिर करेंगे, अभी जवाब सुन लीजिए। जो दंतेवाड़ा जेल में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के कुल 127 छात्रावास और आश्रम संचालित हैं और उसमें 12,625 सीटें कुल स्वीकृत हैं और इसके ऊपर में जो मरम्मत इत्यादि पर खर्च किया गया है वो लगभग 2 करोड़ 33 लाख है और 242 करोड़ रुपए इसमें मिला था। कुल खर्च जो है टोटल वो 34 करोड़ 73 लाख रुपए इन छात्रावासों के निर्माण में, बच्चों के परवरिश में और वहाँ के मरम्मत में कुल 34 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च किया गया। किन किन कार्यों में किस किस मद का खर्च हुआ है? छात्रावास का अकेला नहीं पूछ, माननीय अध्यक्ष महोदय डिटेल पूछ रहे हैं वो। इसमें बताया कि उन्होंने विशेष रूप से डीएमएफ का पूछा है, उसके बारे में वर्षवार हमने परिशिष्ट में जानकारी दी है। अगर अलग अलग आपका निर्देश हो तो मैं बता दूंगा। चलिए अगला प्रश्न करिए। डीएमएफ में 21-22 में 1 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च हुआ है। इक्कीस 22 में ही अन्य मदों में 15 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुआ है। 22-23 में 3 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च हुआ है। सामग्री और आपूर्ति में 21-22 में 17 करोड़ 5,48,100 रुपए खर्च हुआ है। 22-23 में 15 करोड़ 33 लाख 6,59,300 रुपए खर्च हुआ है और 23-24 में 23 करोड़ 38 लाख 40,000 रुपए खर्च। चलिए, और कोई प्रश्न है आपके? जी अध्यक्ष महोदय, प्राप्त राशि को निर्माण, मरम्मत कार्यों तथा सामग्री खरीदी हेतु भी व्यय किया गया है। यदि हाँ तो किन किन कार्यों हेतु कब कब कितनी कितनी राशि व्यय किया गया है? कार्य एजेंसी, ठेकेदार, सामग्री आपूर्तिकर्ता, फर्म, व्यक्ति के नाम पता सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे। बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने परिशिष्ट में ये पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी। परिशिष्ट में पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। यदि उसमें आपने पढ़ा होगा परिशिष्ट, उसमें कोई और प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद। चलिए, संतुष्ट हैं आप? राघवेंद्र कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पॉइंटेड प्रश्न किया था कि बीज और दवा किन किन संस्थाओं से छत्तीसगढ़ के बाहर की कितनी थी और कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत खरीदी गई हैं। तो ये जो जवाब आया अध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने फर्म का नाम तो दिया है और जितने छत्तीसगढ़ के बाहर के फर्म हैं उनका एक भी नाम नहीं है। मंत्री जी, मेरे पास जानकारी है, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं आपको उसको दे भी दूंगा। और इसके खिलाफ कई, चूँकि किसानों का मामला है अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कई शिकायतें भी आई थी जिसका उल्लेख भी इसमें नहीं किया गया है। और मैंने पॉइंटेड पूछा था कि प्रक्रिया कौन सी, किसका पालन किया गया है, उसकी भी जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी गई है अध्यक्ष महोदय। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पूरी जानकारी दे दी है क्योंकि हमारा शासन का बीज विकास निगम है और बीज विकास निगम के माध्यम से ही बीज की खरीदी की जाती है। जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड कंपनियों के माध्यम से ही खरीदी की जाती है और उसके द्वारा ही किसानों को वितरण किया जाता है। इसमें इसलिए कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत, उसके सैंपल लिए जाते हैं, सैंपल का परीक्षण किया जाता है और उसके बाद ही बीज की सप्लाई की जाती है। अध्यक्ष महोदय, कुछ वहाँ पर डायरेक्ट खरीदी हुई है जो छत्तीसगढ़ के बाहर के फर्म हैं उनसे, और यही मेरा प्रश्न था। और इसमें वीना, एल्विन और नेपट्यून इंडस्ट्री, ये तो 3 हैं जिनसे बाहर से खरीदी की गई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार इसकी आप जांच करवा लें, क्योंकि इनके खिलाफ कई शिकायतें वहाँ आई थी किसानों के द्वारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि किसानों को
सीधी किसी भी कंपनी के द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता। किसानों को जो बीज की सप्लाई की जाती है वो कृषि विकास, हमारे बीज विकास निगम के द्वारा की जाती है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ या जांच की आवश्यकता ही नहीं है। अगर किसी किसान को खराब बीज भी जाता है और 60% से कम जर्मिनेशन होता है तो बीज का जितना पैसा है वो कृषि विकास निगम के द्वारा उसको वापस किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, विष्णुदेव जी की छाया है, विष्णुदेव जी की सरकार है, इसमें तो जांच पर जांच हो रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 3 ऐसे कंपनियां हैं जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं जिन्होंने बीज सप्लाई किया है, जिसका जर्मिनेशन रेट कम है, जिनने गलत दवाइयां दी हैं, गलत बीज दिया है, उसमें जांच कराने में क्या आपत्ति है? अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी ये कंपनियां हैं ये सप्लाई करती है बीज विकास निगम को, और बीज विकास निगम किसानों को सप्लाई करता है। इसके बीज विकास निगम जितनी भी सप्लाई करता है वो जांच परख के बाद ही करता है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ही नहीं है। जब कोई शिकायत नहीं है तो जांच क्या करवाएंगे? और अगर विधायक जी के पास में कोई शिकायत है तो उसकी कॉपी दे दें हमको। तो यही मैं कह रहा हूँ, आपको लिख के दे दिया जाएगा कितने जगह से गलत सप्लाई हुआ है, कितने कितने सीधे सप्लाई हुए हैं, तो उनकी जांच कराएंगे, घोषणा कर दीजिए बस। विधायक जी लिख जब के कुछ दे देंगे, गलत ही नहीं हुआ है तो किस चीज की जांच की घोषणा? लिख के दे देंगे तो जांच करा लेंगे। नहीं, वो लिख के दे दें तो निश्चित रूप से अध्यक्ष हमारी महोदय, जहाँ जहाँ जानकारी की शिकायतें हैं मैं मंत्री जी आप को बता दीजिए, हो जाएगा। चरणदास मोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं किसान हूं और बीज विकास निगम में हम लेन देन भी करते हैं वहां फसलों का। वास्तव में बीज विकास निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा जिस प्रकार से बीजों का वितरण होता है कि भाई छत्तीसगढ़ से उत्पादन करके देते हैं। एक बार डीएमएफ मत से हमारे हजारों किसान को पायोनियर कंपनी का मक्के का सप्लाई हुआ था, और वह मक्का कहीं पे कोई जर्मिनेशन नहीं हुआ, हमारा खाद भी गया, और सरकार का जो बीज का जो काम था वो बेकार हुआ। आप कोई प्रश्न करना है तो प्रश्न करिए ना। प्रश्न एक ही है कि भाई पायोनियर कंपनी का हम किसानों को मक्का दिया गया था। माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि 60% जर्मिनेशन, वो तो 6% जर्मिनेशन नहीं हुआ था, हमारा खाद भी गया था, और उस सत्र का फसल दूसरे फसल लेते उसका भी हम लाभ नहीं पाए। मैं यही बात कर रहे हैं आप? कब जी? की बात कर रहे हैं? कौन सा वर्ष का? ये 3 वर्ष पहले की बात है। ये आप लिख के दे दीजिए 3 वर्ष पहले। सरकार किसी के रहे, किसान तो भाई हमको नहीं, तो तकलीफ ठीक है, हुआ है ना। आप आप लोग खाली एक ही प्रश्न करते किसकी सरकार थी। सरकार कोई भी रहे, अगर गलत ठीक हुआ है है तो बात गलत। आप इधर मत देखिए, सीधी सी बात है, किसान के नाते इस बात को बोल रहा हूँ। आप आराम से बैठ जाइए। मंत्री जी मत करो, विष्णुदेव सरकार लिख के जवाब। ठीक है ना भाई, लेकिन पहले आपकी पार्टी की सरकार थी, मतलब आप नहीं सुनते थे। अरे ऐसी बात नहीं है भैया, चलिए हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, किसानों के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपसे सहमत। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बस हम चलिए। 2100 रुपए में धान खरीद रहे हैं, हम 2100 रुपए 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, 2100 रुपए में दे रहे हैं। 2100। इन्होंने 2 साल बोनस की घोषणा की, इन्होंने 2 साल का बोनस नहीं दिया, वो भी हमने उनके खाते में पहुंचा दिया। ये पहली सरकार है, ये 5 साल में अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, उन वादों को हम पूरा कर रहे हैं, और उसके बाद में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता जी, जो पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार में के जो समर्थन मूल्य की राशि है क्या उसको आप- देंगे? आप चौथा किस्त बचा है क्या उसको आप पहले देंगे? आदरणीय अध्यक्ष पूर्ववर्ती महोदय, सरकार की जल्दी, चौथा राशि माननीय बचा कृषि है। मंत्री जी, आप 4 किस्त में देते थे, हम 1 किस्त में दे देंगे और जल्दी दे देंगे। माननीय आदरणीय कृषि मंत्री अध्यक्ष महोदय जी, समय के उसको अनुसार दे कृषि दीजिए, मंत्री चौथा जी, किस्त बचा है उसको राशि डालिए। 2016-17 नेताजी खड़े हैं। 18 का बोनस देने की बात थी। नेताजी खड़े हैं, आप लोग इतना भी नहीं समझ पाते। नहीं, नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तो दूसरे को बैठ जाना चाहिए, इतना तो नए विधायकों को समझ। माननीय वरिष्ठ मंत्री जी, अभी आपने कहा, आदरणीय बृजमोहन भैया जी बोलिए सर। अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके पहले मुनत जी ने कहा विष्णुदेव की सरकार है। सरकार किसकी चल रही है बता दें, फिर प्रश्न पूछा जाए। ये मोदी जी की भी है, ये विष्णुदेव मोदी साहब जी की भी गारंटी है, ये वाली भारतीय सरकार। जनता पार्टी की भी है, ये कमल फूल की भी सरकार कमल है, फूल की और ये जनता की सरकार है, और ये आपकी भी सरकार है। ठीक है, हम चरणदास मोहन जी अपना प्रश्न करें। हाँ, मैं आने वाले शब्दों में, दिनों में, समय में
इस तरह के भाषा का उपयोग करूंगा तो नाराज मत होइएगा, ये कह रहा था। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, जो फ्लाई एश उत्सर्जन होता है वो हमारे दिल, दिमाग, शरीर, पानी, वातावरण सबको अशुद्ध करता है। तो इतना ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उत्सर्जन होने लगा है, उसकी जानकारी मैं चाहता था कि उद्योगों ने कहाँ कहाँ किस किस कार्य के लिए, जैसे इनने परिशिष्ट में दिया है सीमेंट उत्पादन में उपयोग होता है, ईंट बनाने में उपयोग होता है, और भराव में या कहीं पटक देने में, फेंक देने में भी उपयोग होता है। तो ये जो जानकारी उद्योगों से आपको प्राप्त हुई है, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि क्या आपने अपनी ओर से इसका सत्यापन कराया है कि जो इंडस्ट्री वालों ने दिया है उसको मान लिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग अपने जानकारी देते हैं और समय समय पर विभाग उनका सत्यापन कराती है, और ये विभाग ये देखकर सुनिश्चित करती है कि उन कंपनियों द्वारा जो जानकारी दिया जा रहा है उन स्थानों पर उस राखड़ का उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। वैसे भी आप भी राखड़ प्रभावित क्षेत्र से रहते हैं और हम भी उससे लगे हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि हम दोनों एक ही क्षेत्र के हैं। कोरबा तो जाते होंगे आप। कोरबा में एक मानिकपुर ओपन कास्ट है और उसको भरने की अनुमति एसीसीएल ने दिया है। ओपन कास्ट या कहीं भी ऐश डालने के लिए, ऐश डालने के बाद उसमें 2 फीट की मिट्टी डाली जाती है। ये कोरबा क्षेत्र में कहीं भी मिट्टी नहीं डाली जा रही है और इसका जो राख है वो उड़ उड़ के आम जनमानस को तकलीफ दे रहा है। तो ऐसे जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बता रहे हैं, जो भी संयंत्र नियम को पूरा नहीं करते हैं तो हम उस पर कार्यवाही भी करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 2021 से लेकर अभी तक 169 ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही किया है जिन्होंने उस नियम शर्तों का उल्लंघन किया है और उनसे 2,74,16,000 रुपए का पेनाल्टी भी लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की कोई स्थान हो जहां पे नियम का पालन नहीं हो रहा हो तो आप उसको बताइए, निश्चित रूप से विभाग उसको दिखवाएगा। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ ये आपका परिशिष्ट है, आपके पास है? आपके परिशिष्ट आपके पास हैं क्या? तो इसमें 1 से लेकर 23-24 तक तो सब रायपुर के 27, 1 से 27 तक जितने भी रायपुर के इस तरह के खदानें हैं जो ऐश का उत्पादन करती हैं, उनने पूरा अपना लगभग उत्पादन का अधिकतम हिस्सा सीमेंट और ईंट बनाने में किया है। ठीक है, मगर कोरबा चलिए आप, कोरबा में एनटीपीसी, जमनीपाली, राज्य स्टेट जनरेशन, कोरबा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, अमरकंटक पावर लिमिटेड कोरबा, एसीबी इंडिया कोरबा, एसीबी इंडिया कोरबा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा, मारुति क्लीन कोल पावर लिमिटेड, मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर, ये तो कोरबा के हो गए। उसी तरह रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट, सालासर स्पंज पार्क, रुक्मणी पावर, मेसर्स एमजी एनर्जी, जिंदल पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील, इन्होंने लगभग अपना जितना होता है उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा खदान भराव और रोड के आजू बाजू में फेंकने का कार्य किया है, जिसके कारण रायगढ़ और कोरबा ये दोनों क्षेत्र में जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुके हैं। वहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपको पता है कि कितनी खतरनाक है, जो पानी पे भी असर करता है, हवा पे भी असर करता है, आदमी के शरीर को भी असर करता है। तो इन जगहों से जहाँ से आपको ये जानकारी मिली है, आप उसकी जांच कराएंगे पुनः? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक
इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग के पास अभी नहीं आई है, और जो भी शिकायत आते हैं उस पर हम जांच कराते हैं। आपका ये कहना ठीक है कि सड़कों के किनारे जो हैं गर्मियों में हवा से, धूल से पर्यावरण प्रदूषित होता है, आम जनजीवन को मुश्किल होता है। लेकिन जब से अभी विगत 2-3 महीनों से माननीय अध्यक्ष महोदय इस प्रकार की घटनाओं का, जब से माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार आई है, हमने लगाम लगाया है, और निश्चित रूप से सड़क के किनारे जो राखड़ फेंकने वाले ऐसे जो भी संयंत्र हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब से विष्णुदेव जी की सरकार आई है, कोरबा में सड़क के किनारे फेंकने वालों की संख्या बढ़ गई है। वही लोग जो पहले काम करते थे वही लोग अब काम करते हैं। पहले 1 ट्रक चलाते थे, अब 2 ट्रक चलाते हैं। तो आप ऐसा मत कहिए कि विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद एक काम बंद हुआ है। आज आपका सौभाग्य है, समझिए, मेरा भी सौभाग्य समझ लीजिए कि आप वित्त मंत्री जी का जवाब दे रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब मैं कहूँ फ्लाई ऐश में सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड, फेरस ट्राई ऑक्साइड नामक रासायनिक मिलते हैं, और ये मनुष्य को, पशु को, जल को, जमीन को, वनस्पति को, वायु को, सबको खराब कर देते हैं। और सर, सबसे, आप तो डॉक्टर ही हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रतिरोधक क्षमता भी सांस लेने से नाक के द्वारा जब ये इनके कण घुस जाते हैं तो ये शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को भी घटाते हैं। और प्रतिरोधक क्षमता घटने के बाद दिल की बीमारी भी होती है, हार्ट अटैक भी होता है, कैंसर भी होता है, सांस की कई तरह की बीमारियां होती हैं, और अंततः मृत्यु भी हो जाती है। तो इतना खतरनाक है, आप हेल्थ मिनिस्टर के नाते समझ लीजिए, उत्तर देते समय वित्त मंत्री के नाते समझ लीजिए, इतने कठिन कठिन रासायनिक विवरण, मतलब रासायनिक पदार्थों का किस तरह से भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में लोग यहाँ वहाँ सब जगह परेशान हो रहे हैं, इसको देखते हुए इसमें गंभीरता से कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को कहा है कि स्पेसिफिक अगर कहीं आपके संज्ञान में कोई ऐसा विषय है कि किसी विशेष संयंत्र से इस प्रकार के जो हानिकारक तत्व जो है उत्सर्जित हो रहे हैं, और जो सही जगह में उनका जो नियम के तहत नहीं है, पर्यावरण मंडल के तहत नहीं है, तो उस पर हम निश्चित रूप से उसको दिखवाएंगे, और आपके भावनाओं को और साथ में मेरी भावनाओं को, दोनों को मिलाते हुए उसको ठीक करेंगे। अच्छा महोदय, एक बता दीजिए, मैंने तो कोरबा वालों का नाम पढ़ा है, रायगढ़ वालों का नाम पढ़ा है, और आपके परिशिष्ट से पढ़ा है, और यहाँ विधानसभा में लिख भी लिया होगा इनने, तो उनको बुला के आप इन कंपनियों पर जो कोरबा में स्थित हैं, अगर कोई तकलीफ हो तो बाजू में आपके लखनलाल जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए वो भी परेशान हैं कि नहीं, और रायगढ़ वाले भी होंगे, उन्हें पूछ लीजिए। मैं तो स्पेसिफिकली रायगढ़ और कोरबा में जो उत्सर्जन हो रहा है, जिसका अधिकतम पार्ट सड़कों में फेंका जा रहा है बिना इजाज़त के, सड़क बनाने में डालिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सड़कें हमारे यहाँ बन रही हैं, आप खदान में पाटे, कोई आपत्ति नहीं है, मगर इन सब के लिए एक नियम बना हुआ है, उस नियम के तहत ही आप फेंकिए ना, राखड़ को फेंकिए। मुझे तो सिर्फ इतनी आपत्ति है। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, उसका पालन करना चाहिए। जी के जो सुझाव हैं उसको ठीक विभाग जो है विशेष रूप से ध्यान देकर ध्यान दीजिए, उस पर ठीक अमल करेगी, ताकि आम जनजीवन धर्मजीत जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत, माननीय महंत जी के प्रश्न पर एक छोटी सी जानकारी मैं उपलब्ध कराना चाह रहा हूं कि कोरबा जिले का जानकारी दे रहे हैं इनको, मंत्री जी को जानकारी दे रहे हैं? नहीं, मैं सरकार को अवगत कराना चाह रहा हूं कि जो राखड़, बहुत बढ़िया है कि बरीडी, कोरबा जिले का बरीडी गांव और जांजगीर चांपा जिले का नकटीडी और कल्याणपुर गांव, जो कि मनरेगा से खोदाई हुए तालाब है, इस तालाब को भी राखड़ से पाट दिया गया है, और यह राखड़ उड़कर प्रदूषण फैला रहा है। यह जानकारी मैं दे रहा हूं, कृपा करके इस पर भी विचार करें। नहीं आ पाया, इसलिए मैं यह प्रश्न किया। ठीक। माननीय महोदय, ये बहुत जोरदार प्रश्न है।
आपका हर प्रश्न जोरदार रहता है। नहीं नहीं, ऐसी बुद्धि आप लोगों ने कहां से जुटाई, उस बुद्धि को तो हमको बताइए, उससे चरण स्पर्श करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा, प्राइस के बारे में बोल रहे हैं कि और कोई दूसरी? नहीं भैया, मेरा 11वां नंबर के बारे में बोल रहा हूं। ये आप चरण स्पर्श करेंगे, ये बुद्धि वाले का नहीं, चरण जी बैठे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, चरण स्पर्श करेंगे, उसका दिन भर कर लूंगा मैं। चलिए ठीक है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पेरा खरीदी जो की गई उसका दर किस आधार पर कैसे निर्धारित किया गया? एक सहायक प्रश्न उसी का है, 14वां वित्त आयोग और गोधन न्याय योजना जो बनाई गई थी उससे पेरा खरीदी की जा सकती है क्या? 14वां-15 वित्त आयोग से और गोधन न्याय योजना के पैसे से पेरा खरीदी की जा सकती है क्या? दर का निर्धारण और उन दोनों मद से गोबर की खरीदी की जा सकती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा खरीदी नहीं की गई है, पैरा दान में मिला है। पैरा दान का, चलिए ये भी अच्छा है। पैरा दान के, सही में मैं गलत प्रश्न किया था, मैं स्वीकार कर लेता हूं। पैरा दान के परिवहन में आप 14-15वां वित्त आयोग या गोधन न्याय योजना के राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? उसके योजना में है क्या? और 45 लाख टन को तौलाने में आपने कितना पैसा खर्च किया, कैसे निर्धारित किया उसको? माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा परिवहन के लिए जो भुगतान की राशि की गई है उसका प्रावधान योजना में था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है, उसका उत्तर नहीं आया। मैंने कहा दर का निर्धारण किस आधार पर हुआ? 14वां-15वां वित्त आयोग से पैरा परिवहन किया जा सकता है, ये है क्या? दूसरा, गोधन न्याय योजना की जो योजना बनाई थी उसमें पैरा खरीदी पैरा परिवहन किया जा सकता है क्या? एकदम बहुत स्पष्ट प्रश्न है ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो गौठान प्रबंध समितियां हैं उनको प्रबंध समितियों को 21-22 में 24 करोड़ 80 लाख रुपए, 22-23 में 28 करोड़ 26 लाख 50 हजार रुपए और इस प्रकार से कुल 53 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए की राशि इनको दी गई है जो गौठान समितियां हैं, और गौठान समितियों ने परिवहन में इसका व्यय किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जो उत्तर आप देख लीजिए, 14वें-15वें वित्त आयोग की मद से किया गया है। गोधन न्याय योजना 14वें, ये प्रश्न में ही मैंने पूछा है, गोधन न्याय योजना और 14वें-15वें वित्त आयोग से पैरा परिवहन किया जा सकता है क्या? अब दूसरा, आपने जब 53 करोड़ का हिसाब दिया है तो 53 करोड़ रुपया कौन कौन से, मेरे पास पूरी जानकारी, मैं इसको पूछ चुका हूं, 53 करोड़ रुपया कौन कौन से मद का गौठान समिति को स्थानांतरित किया गया? ये माननीय अध्यक्ष महोदय, 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के पैसे को गौठान समितियों को स्थानांतरित किया गया है। जो 4,651 स्वावलंबी गौठान हैं उनको 40,000 रुपए पर गौठान दिया गया है और 3,529 जो सक्रिय गौठान हैं उनको 30,000 रुपए प्रति गौठान की तरफ के हिसाब से राशि जारी की गई है और इसी राशि में से गौठानों ने पैरा परिवहन की राशि को भुगतान किया। अब आप परिशिष्ट खोल लीजिए जो मैं खोलना नहीं चाहता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, जितनी राशि ये बता रहे हैं और भुगतान को देख लीजिए, किसी भी जिले का, एक जिले के भुगतान को जो लाखों में, आप 53 करोड़ रुपया तो स्थानांतरित किए। 14वें-15वें वित्त आयोग की राशि पंचायत की है, वो गौठान समिति को किसी सूरत में स्थानांतरित नहीं हो सकती। आपका कथन गलत है, गलत है नहीं बोलता, सही नहीं है। दूसरी बात यह है, 3 दिन पहले मेरे प्रश्न के उत्तर में, मैंने प्रतिवेदन में मैंने कहा था कि 14वें-15वें वित्त आयोग के जो नॉर्म्स बने हैं, स्वच्छता, पेयजल, अधोसंरचना, विद्युतीकरण, शिक्षा, परिसंपत्ति का रख रखाव, पंचायत की राशि है। आप एक उदाहरण मुझे बता दीजिए कौन से पंचायत को स्थानांतरण किया गया है 14वें-15वें वित्त आयोग की राशि गौठान समिति को? एक जिला, एक पंचायत का उदाहरण दीजिए एक। और दूसरा 53 करोड़ का जो हिसाब बताया वो कौन कौन से मत का है? थोड़ा प्रेम से पूछो, नाराजगी से नहीं। नाराजगी, एकदम
मेरी आवाज है, आप एकदम प्रेम से पूछिए आप। 20 साल से बोल रहे हैं, मेरी आवाज ऐसी है। पैदेशी चोसने भैया हमारे तो पैसा खाते पैसा खाते कर अभी उगल ही देखबे ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि 14वें और 15वें वित्त आयोग की जो राशि है उसमें से इसको गौठानों को राशि मेरा उत्तर नहीं आ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। 14वें 15वें वित्त आयोग की एक पंचायत बता दीजिए, एक जगह बता दीजिए कि इस पंचायत या इस जिले से इतनी राशि गोठान समिति को स्थानांतरित की गई। जो आपने कहा गोठान समिति को स्थानांतरित की गई 14वें 15वें, एक उदाहरण बता दीजिए कौन से जिले में किस प्रक्रिया के तहत उसको स्थानांतरित की गई, फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा। सभी जिलों में और सभी गौठानों को स्थानांतरित की गई। ये फिर परिशिष्ट देख लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, 14वें 15वें वित्त आयोग से सिर्फ 3 जिले में भुगतान हुआ है, सभी में कहां से आ जाएगा? सिर्फ 3 जिले में भुगतान हुआ है, परिशिष्ट देख लीजिए। तो माननीय मंत्री जी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, अभी कहे कि सभी जिलों में 14वें 15वें वित्त आयोग से भुगतान हुआ है, बाकी जगह गोधन न्याय से भुगतान हुआ है। तो आप जब 3 जिले में भुगतान हुआ तो आपने कैसे कह दिया कि सभी जिलों में? ऐसा नहीं है। 14वें 15वें वित्त आयोग की राशि में रखरखाव का एक मद है और दूसरा जो मूल अनुदान का अनाबद्ध राशि है उसमें से 10% राशि जो है व्यय में और संचालन में खर्च की जा सकती है और उस राशि में से इन्होंने पेमेंट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विषय में आपको बता दूं, 14वें 15वें वित्त आयोग की राशि से पैरा परिवहन नहीं किया जा सकता, न रख रखाव की वो पंचायत की परिसंपत्तियों का रख रखाव कर सकते, पैरा परिवहन रख रखाव नहीं है। और 3 जिले में हुआ है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सभी जिलों में ये राशि दी गई है करके, आपके सामने ही आप परिशिष्ट देख लीजिए। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, पिछले उत्तर में इन्होंने मुझे जवाब दिया था 14 दिसंबर 2021, माने प्रश्नोत्तरी 14 दिसंबर की, कि शेष की राशि से, शेष जो लगा है, गोठान शेष जो लगाया था उसकी राशि से पैरा परिवहन किया गया। अभी 14वें वित्त आयोग और गोधन न्याय योजना, अभी मुझे बताया नहीं कि गोधन न्याय योजना से क्या पैरा परिवहन किया जा सकता है, इसका उत्तर नहीं दिया। क्या 53 करोड़ रुपया जो स्थानांतरित किया आपने, वो कौन कौन से मद थे ये बता दीजिए, जो गोठान समितियों को दिए। इस मद की राशि गोठान समिति को दी गई जो आपने उल्लेख किया। मैंने बताया ना कि जो 10% राशि अनाबद्ध राशि है वो 10% आयोग का बताया, उसके 10% राशि से किया गया नहीं। और दूसरा 1.86 लाख 67,000 रुपए 14वें 15वें वित्त आयोग से और मूलभूत की निधि से 90 लाख रुपए ये भी पेमेंट किया गया। नहीं अध्यक्ष महोदय, वो तो 3 जिला है मात्र, आपने सब जिला कह दिया था। मैं शुरू से पूछ रहा हूं, गोधन न्याय योजना की स्कीम में पैरा परिवहन किया जा सकता है क्या? एक, और जो आपने 28 करोड़ और 24 करोड़ गोठान समिति को स्थानांतरित किया जिससे पैरा परिवहन हुआ, वो 24 करोड़ और 28 करोड़ कौन कौन से मद के थे? यही तो भ्रष्टाचार है असली, जब बताएंगे तो। माननीय 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि में 10% पैसा इस काम में खर्च करने की अनुमति है और उसी राशि से ये पैसा खर्च किया गया है। गोधन न्याय योजना के मद से 53 करोड़ 50 लाख रुपए दिया गया है जो मजदूरी और परिवहन व्यय में खर्च किया गया। और आपने शेष से गोबर ये परिवहन नहीं किया, शेष की राशि से पैरा परिवहन किया है कि नहीं किया, ये बता दीजिए मुझको। ये मैं जानकारी प्राप्त करके आपको बता दूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके सामने प्रमाण दे रहा हूं कि 14 दिसंबर अध्यक्ष जी, ये प्रश्न कथक पहले चली जो खा रहे मन की रुको तो तुम्हारे हमेशा गोबरेज भरे, जब देखे गोबर गोबर गोबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, राम कुमार जी आप बैठिए। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अलग से जानकारी नहीं चाहिए, यदि मुझे सदन में चाहिए जानकारी। यदि आप अधिकारी बैठे नहीं संतुष्ट नहीं है तो दूसरे विकल्प भी होते हैं प्रश्नकाल में, यदि संतुष्ट नहीं है तो चर्चा भी ले सकते हैं। सर आप 4 दिन का समय है, यदि आप चर्चा स्वीकृत करेंगे तो मैं चर्चा कर दूंगा, लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूं कि शेष की राशि 14 दिसंबर 21 के प्रश्न में 15 करोड़ रुपया राशि, शेष की राशि इन्होंने उन्नयन बोर्ड जो बनाए हैं उसको स्थानांतरित की, उसने गोठान समिति को स्थानांतरित की कि ये पैरा ढुलाई के लिए है करके। शेष की राशि 14वें 15वें वित्त की राशि, फिर गोधन न्याय योजना की राशि जो गोबर खरीदी के लिए है, पैरा परिवहन के लिए नहीं है।
तो ये शेष की राशि का उपयोग किया गया है, मैं प्रमाण दे रहा हूं, टेबल कर दूंगा, मेरे पास उसके परिशिष्ट है। अब इसमें आप व्यवस्था दे दीजिए आधे घंटे की चर्चा की, माननीय मंत्री जी जांच करवाएंगे उसकी। अब उसके बाद मैं दर पर पूछूंगा, यदि जांच की घोषणा होगी तो दर पर नहीं पूछूंगा मैं, नहीं तो दर पर पूछूंगा। तो दर में लिखा है, परिशिष्ट पढ़िए ना, स्वविवेक और दूरी के आधार पर किसमें ढुलाया गया, कितने ढुलाया, कौन सा दर है, बोझा के हिसाब से दिए कि मेटाडोर के हिसाब से दिए, गाड़ी के हिसाब से दिए, ट्रक के हिसाब से दिए, कितनी दूरी दिए। चलिए, नहीं पहले एक का जाए, मैंने पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उनके पास में पूर्व की जानकारी है, निश्चित रूप से गोधन न्याय योजना में पैसे ट्रांसफर किए गए और हमने जो खर्च किया है वो सरकार ने जो खर्च किया वो गोधन न्याय योजना से खर्च किया है, इसलिए उनके पास से पूर्व की जानकारी वो भी सही है। हमने जो गोधन न्याय योजना में पैसे आए और उस गोधन न्याय योजना से इसको खर्च किया है। और जो परिवहन का रेट पूछ रहे हैं कि ट्रैक्टर और जो छोटी गाड़ियां थी उससे परिवहन किया गया, 285 रुपए से 1000 रुपए तक का परिवहन का व्यय उसमें दिया है। अभी मैं उसको नहीं पूछा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत क्लियर कट है कि मैं प्रमाण दे रहा हूं कि शेष की राशि का मैंने बताया कि पैरा ढुलाई के लिए उपयोग हुआ है, जिसको इसमें छिपाया गया। मैं अभी टेबल कर सकता हूं उस प्रमाण को, आप अनुमति देंगे तो। मैं ये कह रहा हूं कि पैरा ढुलाई में दूरी के आधार पर आप जो 250, 285 से 1000 बता रहे हैं, एक जिला आपने भुगतान किया होगा 14वें 15वें वित्त आयोग से, कोई भी एक जिला पकड़ लीजिए, उसमें जांच करवा दीजिए यदि पैरा आप प्रश्न कर लीजिए ना। अरे साहब, मैं आप सीधे प्रश्न कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करवाएंगे? बस विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है। ब्रिजमोहन जी जांच कराएंगे क्या? निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायकों की समिति से। चलिए, विधायकों की समिति से पूर्व मंत्री जी इसमें भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि गड़बड़ हुआ है, कुल मिला के उनका ये प्रश्न है, तो उन्होंने जांच की मांग की। निश्चित रूप से हम वरिष्ठ अधिकारियों की समिति से विधायकों की जांच करवा लेंगे। विधायकों, क्योंकि ये कागज में पैरा ढुलाई हुई है। आप 45 लाख टन किसमें तौलाए हैं उसकी एक रसीद बता दो मेरे को, आपके अधिकारी बैठे हैं, भेज दे। 45 लाख जांच के लिए सहमत हो गए हैं। नहीं तो अधिकारियों से नहीं, उन्होंने किया धरा है सब। मैं तो विधायक की समिति या प्रश्न संदर्भ समिति से मांग कर रहा हूं। जब का अधिकारी मान तुम्हारा बैठ जाते हैं, राम कुमार जी, एक मिनट बैठ जाते हैं। राम कुमार जी, ये प्रश्नकाल में नहीं खड़े होते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जांच की बात कही, मैं उससे विनम्रता पूर्वक आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप पैरादान हुआ ही नहीं है। दूसरी बात कह रहा हूं मैं, 53 करोड़ रुपए कागज में बुक हुए हैं, ये मेरा आरोप है। और ये जिन लोगों ने किया, आज ठीक है विभाग बदल गए हूं, लेकिन आप विधायकों की समिति से करवाइए ना इसकी जांच। अधिकारियों से जांच में कोई वो तो हेरा फेरी हो जाएगी पूरी, या प्रश्न संदर्भ समिति से जांच करवाने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी सहमति होगी तो प्रश्न संदर्भ समिति से जांच करा। धन्यवाद अध्यक्ष। सुश्री लता उसेंडी जी। मंत्री जी धन्यवाद। लता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरे की बात आई है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गोबर की बात भी करना चाहूंगी। गोबर खरीदी के लिए सरकार ने अलग से कोई मद रखा है या फिर जो जानकारियां यहाँ पे दी गई थी अलग अलग रखा है, या बजट में स्पेशल इसके लिए कोई अलग से मद रखा गया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गौठान समिति है उसके माध्यम से ही गोबर खरीदी का मद रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोठान समितियों को क्या अलग से पैसा सरकार देती है क्या कि आपको गोबर खरीदने के लिए, या फिर किस मद से दिया जाता है? इसके लिए अलग से मद है, गोबर खरीदी के लिए उस मद से उनको पैसा दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक जानकारी दिया गया है कि 30,000 तक का भुगतान किसी भी हितग्राहियों को नहीं किया गया है, और हितग्राही के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि हमारे पास जितनी मवेशी है उसके आधार पे हम उतना गोबर उत्पादन, वो गोबर नहीं है हमारे पास। लेकिन भुगतान का अगर सूची देखें तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जितने मवेशी लोगों के पास नहीं है उससे ज़्यादा गोबर बेचने का और खरीदने का मामला है।
और उसको भुगतान भी उसी तरीके से किया गया है। तो जिस तरीके से माननीय अजय चंद्राकर जी के प्रश्न को लेकर समिति से जांच कराने की बात की गई थी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी अध्यक्ष, जानकारी देना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय, एक हितग्राही जिसके पास 10 मवेशी है, वो खुद कह रहा है कि मैं 52,000 किलोग्राम गोबर ही मेरे पास उपलब्ध था, लेकिन जब वहाँ पे जो खरीदी दर्शाई गई है अध्यक्ष महोदय, वो 5,44,923 किलोग्राम गोबर की खरीदी गई। इनका तो मूल प्रश्न ये है, चारा कम खाए गोबर ज्यादा कैसे दिए, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोंडागांव में विधानसभा में कुल 96,959 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है और उस गोबर खरीदी के अगेंस्ट में 21-22 में 20-21 में 60 लाख रुपए, 21-22 में 57,62,000 रुपए और 22-23 में 75 लाख, इस प्रकार कुल 1,93,00,000 रुपए का भुगतान हुआ है। वही तो प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके पास मवेशी कम है उसको जो राशियां प्रदान की गई और गोबर ज्यादा खरीदी गई है, क्या इसका जांच समिति से कराएंगे क्या? क्योंकि दारू का पैसा कहाँ कहाँ पे पहुंचा है वो तो सबको पता है। गोबर का पैसा किस नस्ल की गाय या भैंस है उसकी जांच कराना पड़ेगा, ये कहना है। गंभीर प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है ये। संबंधित मुद्दा है, चारे का है, चारे के भुगतान का है, गोबर का है, तो मैं सोचता हूं कि जो प्रश्न संदर्भ समिति को आप संदर्भित करने वाले हैं उसमें आप ये गोबर के प्रश्न को इसको भी जोड़ लेंगे। पुन्नूलाल मोहल्ले जी। मैं 4 वर्षों का, पिछले 4 वर्षों 20-21 से 22-23 तक का अनुसूचित जाति प्राधिकरण में कितनी राशि मिली उन्होंने बता दिया, 35 करोड़ 50 लाख। इसमें कितने अपूर्ण है, कितने पूर्ण है, बताएं कितने काम पूर्ण हो चुके, कितने और कितना राशि अभी बचत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूची हमने दे दी है, ये बहुत लंबी सूची है, ये हमने उपलब्ध करवा दी। नहीं, राशि की बात है, पूर्ण का मुझे लिस्ट मिल चुका है पुस्तकालय के माध्यम से, राशि कितना अभी बचत है ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 21-22 में स्वीकृत राशि 35 करोड़ 50 लाख थी, स्वीकृत कार्य 727 थे, पूर्ण कार्य 653 है, अपूर्ण कार्य 74 हैं और अपूर्ण कार्य का प्रतिशत 10% है। 22-23 में भी 35 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए, 705 काम दिए गए, 509 पूर्ण है और 196 अपूर्ण है। 23-24 में 35 करोड़ 50 लाख दिए गए, 634 काम दिए गए, उसमें 102 काम पूर्ण है और 379 काम अपूर्ण है। नहीं, राशि टोटल कितने बचत है माननीय अध्यक्ष जी? टोटल राशि अभी तक कितने बचत है? क्योंकि मैं दूसरा पॉइंट में उत्तर बता दूं माननीय अध्यक्ष, 22-23 में अपूर्ण कार्य पास होने के बाद अपूर्ण अप्रारंभ की स्थिति में विधानसभा चुनाव के पहले निरस्त कर दिया के प्राधिकरण में बकाया है, जिसे पास करना बाकी। प्राधिकरण में भी 5 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, निरस्त कार्य में प्रस्ताव दिया था कि मुंगेली विधानसभा मुंगेली जिले में लगभग 1 करोड़ का अप्रारंभ होने की स्थिति में उन्हें निरस्त कर दिया गया। मैंने नया प्रस्ताव दिए हैं, उसे आप जोड़ेंगे क्या? और 27% राशि मुंगेली विधानसभा 27% सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति बाहुल्य है, तो प्रतिशत के आधार पर राशि स्वीकृति करेंगे क्या? निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय के जो प्रस्ताव दे दें, अगर उसमें राशि बचेगी तो निश्चित रूप से जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र को प्राधिकरण के द्वारा ही कुंवर सिंह वो राशि दी जाती है, वो राशि उपलब्ध है। कुंवर सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वाणिज्य कर विभाग से बहुत था। संवेदनशील माननीय मंत्री जी का जवाब उसमें आया है। मुंगेली को लेकर उसको इधर उन्होंने कहा कि 2024 की स्थिति में जीएसटी विभाग में कुल 1,76,777 पंजीकृत व्यवसायी हैं। जीएसटी लागू होने के उपरांत 50,298 व्यवसायियों द्वारा पंजीयन निरस्त कराए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, जो पंजीयन निरस्त कराने और निरंक जमा करने में राजस्व का कितना नुकसान होता है, ये बताने की कोशिश करेंगे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्रश्न किया था उसमें विभाग ने जवाब दे दिया है। इनके परिशिष्ट में कुल 1,76,777 करदाता हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के करदाता हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और जो निरस्त वाले, जो पंजीयन निरस्त वाले हैं, वो कई कारणों से निरस्त होते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। कई ऐसे फर्म हैं जो 6 महीने से रिटर्न नहीं जमा करते, उनका भी निरस्त किया जाता है। और कुछ ऐसे फर्म हैं जो अपना व्यवसाय बदल लेते हैं, उनका भी निरस्त होता है। ऐसे 6 कारणों से हम निरस्त करते हैं और उसकी जानकारी चाहे तो मैं पृथक से भी दे सकता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, जो पंजीयन निरस्त तो करा लेते हैं और अंतिम हिसाब नहीं देते, ऐसे कितने व्यापारी हैं और साथ ही इन पर विभाग क्या कार्रवाई करता है, ये बताने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें राजस्व नुकसान का प्रश्न ही नहीं होता है, उत्पन्न होता है, क्योंकि जो टैक्स नंबर के आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसमें अपना कोई राजस्व नुकसान नहीं होता है जो फर्म सिलेंडर ऐसे कर देते हैं, क्योंकि इसकी सीमा अब 40 लाख रुपए तक 2019 से कर दी गई है। पहले 20 लाख था, तो जनरली जो 40 लाख तक उसका टर्नओवर नहीं होता है तो उसका टैक्स पेड करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कोई नुकसान नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीयत फर्म के लिए आयकर पैन होना अनिवार्य होता है। आयकर विभाग में आप बताते हैं घरेलू कर्ज के हिसाब से बिक्री कर मुनाफा कमाते हैं। इसी मुनाफे के आधार पर उसे जमा करना, उसे मुनाफे पर उसे कर जमा करना होता है। फिर भी यदि कोई व्यापारी जीएसटी जमा नहीं करता तो यह तकनीकी रूप से कर की चोरी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, इसे रोकने का कोई उपाय सरकार द्वारा कर चोरी रोकने का कोई उपाय कर रहे हैं क्या? द्वारा किया गया क्या? निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, समय पर हम जो है कर रोकने के उपाय करिए, ये उनका नहीं सुझाव कर रहे है। हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। अभी 2 महीने में ही विगत जो 5 सालों में जिन्होंने इतना किया था उसका 20% हमने केवल अभी 2 महीने में कर बहुत अच्छा, चलिए। धर्मलाल कार्रवाई की है जिसमें 13,70,00,000 रुपए हमने वसूला है। श्रीमती रायमुनि भगत जी, यशोदा नीलांबर वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से 1 मिनट है, जल्दी मंत्री जी से मैंने यही प्रश्न पूछा था कि राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण मद से जो जानकारी मांगी था, जो उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है, वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा सवाल यह था कि क्या राज्य मंत्री अनुसूचित जाति प्राधिकरण मद से जो पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में स्वीकृत किया गया था वह गलत है कि सही है, ये जानकारी दीजिए। चलिए बताइए भाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सही है। अगला पूछ लीजिए। तो जो आपने बोला कि अगर वह सही है तो प्रारंभ कार्यों की स्वीकृति को आपने किसके आदेश अनुसार मंत्री महोदय जी बताया कि निरस्त किसके आदेश अनुसार से किया है? इसको निरस्त नहीं किया गया है। जो पुराने काम प्रारंभ नहीं हुए थे उन कामों को अभी प्रारंभ नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं, निरस्त नहीं हुआ। प्रश्नकाल समाप्त। बैठ जाइए। पत्रों का पटल पे रखा जाना।